हेलो फ्रेंड्स, नवसारी के एस अग्रवाल कॉलेज में मेरा और डॉक्टर जागृति पटेल का सेमिनार का टॉपिक था न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्किंसन के लक्षण के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पार्किंसन का निदान और ट्रीटमेंट। मेरे साथ है डॉक्टर जागृति पटेल, न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट। वह आपको बताएगी पार्किंसन के बीमारी के कसरत। डायग्नोसिस कैसे करोगे? अब इतनी सारी चीजें मैंने बता दी तो डायग्नोसिस तो हो ही गया। पेशेंट आपके केबिन में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हाथ हिल रहा है या हाथ की मूवमेंट, इवन सिंपल पेशेंट अंदर आ रहा है, एक हाथ हिल रहा है, एक स्विंग कम है, तो उस पर से आपको आइडिया जाती है इसको शायद पार्किंसन नहीं है। देख लो थोड़ी रिजिडिटी है क्या, थोड़ा ये है क्या, चाहे ट्रेमर्स हर एक में रहे नहीं रहे जरूरी नहीं, ठीक है। सो ये डायग्नोसिस तो क्लिनिकली, अगर पेशेंट ने मेरे को बोला 1 साल पहले मैं आया था, वापस अभी 1 साल के बाद मैं थोड़ा सा 1 आनी 2 आनी बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि शुरुआत के 2-3 साल उनका बढ़ने का प्रोग्रेशन काफी जनों का रूटीनली स्लो होता है। हर पेशेंट तो हर एक जैसे नहीं होते, और में फास्ट प्रोग्रेशन भी होता है। एमआरआई हम 2 चीज के लिए कराते काफी बार लगता है अपने पार्किंसन है, 2 साल गए 3 साल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करते, चल भाई दवा से एडजस्ट करते जाते हैं। भाई काफी बार थोड़ा सा प्रोग्रेशन फास्ट है, पेशेंट बार बार गिर रहा है, तो हम पार्किंसन है या पार्किंसन प्लस है वो देखने के लिए कराते हैं। चलो किसी को बोलना है पार्किंसन प्लस क्या है, जरा बताइए। तो पार्किंसन प्लस में एक्चुअली बीमारी बहुत फास्ट बढ़ती है, गिरने का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, और उसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम ज्यादा ही किसी को रहता है, बाकी कुछ रहता है। उनका जो हाथ पैर शायद इतने कड़क नहीं भी रहे, ट्रेमर्स भी नहीं रहे, मोर और लेस सिमेट्रिकल रहता है, पेशाब के प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। अपने को रूटीन पार्किंसन से मतलब रखते हैं, क्योंकि इसके साथ अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। डेट्स क्या है, अब कोई लगेगा अगर डोपामिन मैंने आपको बताया था 10 साल 15 साल पहले से ही अंदर से जाता है, तब तक हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमें पहले मालूम पड़ गया कि मेरे को पार्किंसन है गया, तो हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए डेट स्कैन आता है, अभी एट प्रेजेंट इंडिया में नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या है, मेरे पार्किंसन के पेशेंट को एक ही चीज होती, कीप मूविंग, बैठोगे बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव हार्मोन्स आपके ऊपर आ रहे हैं। डोपामिन पॉजिटिव हार्मोन, जितने पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे, नहीं पूरी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस मत रखो, क्योंकि स्ट्रेस जितना रखोगे वापस नेगेटिव, नॉरेड्रेनालिन, कॉर्टिसोल और बाकी जो भी डोपामिन कम हो जाएगा, सेरोटोनिन कम हो जाएगा, तो आपके बाकी सब प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। आपकी हॉबीज, जो भी हॉबीज होगी उसमें ज्यादा टाइम दो, करो और एंजॉय करो। जितना आप एंजॉय करोगे एंडोर्फिन भी आएगा, डोपामिन भी आएगा, सभी हार्मोन्स आएंगे, ठीक है ना। अभी एक नई ट्रीटमेंट्स है हमारे यहाँ पे भी, सूरत में पार्किंसन ग्रुप चलते हैं, तो वहाँ पे मैं कभी कभी जाती रहती हूँ प्रोग्राम में। एक तो वहाँ पे बहुत अच्छा है म्यूजिक थेरापी फॉर पार्किंसन। म्यूजिक का फायदा कैसे होता है, म्यूजिक में काफी लोग उनको इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ट्रेमर्स बहुत ज्यादा हो तो वो ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। अब सारे नॉर्मल से बोलोगे तो गले की कसरत, आवाज की कसरत। सो मुझे पर्सनली लगता है इस म्यूजिक थेरापी पार्किंसन के पेशेंट के लिए में बहुत अच्छी दवा तो है ही, पर इसके सामने बाकी गरबा, एक गरबा डांस जो है अभी तो काफी कंट्रीज में इसने WHO ने बोलो पे इन्होंने जो पार्किंसन ग्रुप है वो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ग्रुप पार्किंसन के लिए, ग्रुप थेरापी, ग्रुप डांस के लिए बहुत अच्छा है। तो वापस सेम आपको ट्रेमर्स कंट्रोल कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हो तो रिजिडिटी, इसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। सो सोशलाइजेशन, क्योंकि मैंने पार्किंसन के काफी पेशेंट का देखा है कि वो लोग बंद कर देते बाहर जाने का। क्यों बंद करते हैं, क्योंकि वो ट्रेमर्स आते हैं, जल्दी से उठ नहीं पाते, बोला हुआ सामने वाले को समझ नहीं आता है, और वो जितना बंद करेंगे, जितना आइसोलेटेड रहेंगे, उतनी उनकी बीमारी फास्ट बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट दवाइयाँ है, दवाइयों की डोज शुरुआत में 2-3 साल तो काफी कम लगते हैं। दवाइयाँ कोई भी लो, हमारी लो, आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथिक लो, हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्योर नहीं है। हम क्योर नहीं कर रहे, पर पेशेंट को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एल्डोपा है, ट्राइवेल
उसके सिवा एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे सब ट्रीट करने हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन अटका हुआ है, या बाकी डिप्रेशन है, नींद की प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, डिल्यूजन्स है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके साथ में दवाइयाँ ऐसी देनी है कि उनका पार्किंसन बढ़े नहीं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ट्रीटमेंट है, उससे पेशेंट को काफी फायदा होता है। और फायदा तब तक होता है जब तक अंदर दिमाग में डोपा सीक्रेट होता है। अगर डोपा सिक्रीशन 0 होगा तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा। तो आप बोलोगे फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्यों करने का? क्योंकि काफी साल हो जाते हैं ना, तो दवाइयों के साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं। तो वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कॉम्बैट करने के लिए या कम करने के लिए स्मूथ थोड़ा पेशेंट का चलना फिरना सब रहे, इसलिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। अभी मैंने एक्सरसाइज मैं पार्किंसन पूरा कर देती हूँ, फिर एक्सरसाइज बता नेक्स्ट। हाँ, तो वही मैंने अभी जैसे जैसे साल जाते हैं, समझो 4 साल गए, 5 साल गए, डोपा और कम हो जाता है। डोपा और कम होगा तो क्या होता है? पेशेंट को दवा ज्यादा देनी पड़ती है। 3-4 घंटे में एक बार डोज देना पड़ता है, काफी बार 2 घंटे में लेना पड़ता है, काफी बार दवाई बिल्कुल असर ही नहीं करती। वो बच्चे गोली तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। शायद शुरुआत के पहले उठते सुबह तब के दवा का फायदा हो जाता है, बाद में की दवाइयों का शायद फायदा कम होता है। फिर बाद में 2 दवाइयाँ ले लो तो दवाई का असर के पेशेंट ऐसे डिस्काइनेसिया बोलते मूवमेंट होती रहती है। और दवाई ऑन ऑफ फिनोमेना बोलते हैं। काफी बार एक्चुअली हम समझो पार्किंसन 6-7 साल पुराना हो गया, पेशेंट ने गोली डोपा की लेते ऐसे होने लग जाएगा। फिर थोड़ा घंटा 2 घंटा उसका स्मूथ जाएगा, फिर वापस उसको डिस्काइनेसिया हो जाएगा। ठीक है, पर वो लोगों को उसका डिस्काइनेसिया का इतना दुख नहीं रहता है। एक बार ऑन फिनोमेना में बोलते हाँ हाले तो हाले पर मैं काम कर सकती हूँ। पेशेंट काफी बार चलते वहाँ पर ही ये हो जाता है। तो ब्रीदिंग में से कैसे बाहर निकालने का लाइनिंग वीनिंग मारते मैं कहता हूँ मैडम बताएंगे बराबर है। साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जैसे जैसे पार्किंसन के ज्यादा टाइम जाता है ये सब बढ़ जाते हैं। डिलीरियम, स्लीप डिस्टर्बेंस सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग काफी बार क्या हो जाता है, पेशेंट ने डोपा की गोली खाई या डोपा खास करके डोपा अगोनिस्ट के साथ होता है, तो उसके कारण वो गोली के बाद में पेशेंट को डोपा सडनली ब्लड में बढ़ जाता है दिमाग में। सडन डोपा बढ़ने के कारण वो लोग गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं और काफी फिर उनकी दवाइयाँ वापस एडजस्ट करनी पड़ती है, डोपा अगोनिस्ट बंद करना पड़ता है। सो दवाइयाँ जस्ट देके काम नहीं होता है, दवाइयों से क्या प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूस वॉच करना पड़ता है, पर्टिकुलर 5-7 साल के बाद में। पेशेंट को काफी बार डोपा अगोनिस्ट के कारण मैंने देखा है पेशेंट ऐसे ही खास करके प्रेनिफिक्स और करके आप लोग देखे कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, पर उससे पेशेंट बैठे बैठे सो जाता है। एक आदमी गाड़ी चलाते चलाते सो गया था, उसके साथ में बाजू में कोई था, प्रॉब्लम नहीं आई। तो एक सोना इनवॉलंटरी कहीं पे जस्ट सो जाना, ये करना, ये सब प्रॉब्लम भी लेट स्टेज में दवाओं के कारण आती है। फिर प्रेसिडेंट के कारण काफी बार डिमेंशिया, डिलीरियम बढ़ जाता है, पेशेंट का भूलने का एकदम प्रॉब्लम हो जाता है। सो जब ये प्रॉब्लम आने लगे दवाइयों की हर दवा वापस एडजस्ट करनी पड़ती है। सेम डोपा एकदम बढ़ गई तो हाइपर सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम कभी आ जाता है। सो मेरे को लग रहा है कि दवाइयाँ एक पर्टिकुलर साल तक तो जब तक अच्छे से निकल रहा है तब तक ठीक है, पर बाद में पेशेंट की जो दवाइयों से प्रॉब्लम होती है उसके साथ एडजस्ट करते करते शायद डॉक्टर और पेशेंट दोनों थक जाते हैं। तो फिर मैंने ये सब लेक्चर क्यों दिया? फर्स्ट थिंग, कोई भी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज हो या पार्किंसन हो, आपको नहीं भी है तो भी आप कसरत करते रहो, एक्टिव रहो। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जंक फूड खाते हो, ये वो खाते हो, उससे काफी बार प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग अभी आजकल का नया होता है कि गट हेल्थ अच्छी होगी तो पार्किंसन कम होगा, जिसके पेट ज्यादा बिगड़ते हैं उसको पार्किंसन ज्यादा होने के चांस है। इसलिए आपके खाने में फर्मेंटेड फूड, योगर्ट, डिगर्ट ये सब होना चाहिए, विटामिन डी अच्छा होना चाहिए, डेली कसरत करना चाहिए, तो पार्किंसन की प्रॉब्लम कम होगी। आई तो भी वहाँ के वहाँ रुकी भी रहेगी, उसका प्रोग्रेशन हम स्लो कर सकते हैं। तो समझो आपको 80 साल, 90 साल, 100 साल जीना है तो बीमारी का स्पीड तो कम कर ही सकते हैं, और दवाइयाँ है। ठीक है, अब जागृति मैडम आपको थोड़ी एक्सरसाइज बता देंगे। The importance of physiotherapy in managing this condition. The physiotherapy play a very crucial role
by addressing the symptoms. See, as ma'am said that there is no cure of the condition. The treatment given to in these conditions are symptomatic. So we observe the symptoms and give symptomatic treatment to the patients, improving functional abilities and enhancing the overall quality of life of the patients. The physiotherapy technique, these all are the general technique that can be given in all neurological condition, whether it is Parkinson's condition, Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis. So in that you can target the motor function training. In that you can give the strengthening exercises to the patient. You can give balance training to the patient. You can give strengthening exercises to the patients. Apart from that, you can give balance and coordinated exercises to the patient, stretching and flexibility, breathing and cardiovascular fitness to the patient. We'll see according to the condition the treatment protocol. Next. Coming to the Parkinson's condition, see, the previous I have discussed all these general exercises can be given to the patient, but apart from that in Parkinson's condition, we can give focus onto the LSVT big and loud, that is Lee Silverman voice treatment. In that there is a two program available, big and loud. The big protocol is for the exercise of body in which there is a large exaggerated movement, big to counteract the bradykinesia and rigidity. This exercise protocol designed in such a way that involve whole body exercises. Okay, and loud therapy target the vocal strength and clarity, addressing the speech difficulty into the patient. Queen strategy for the gait training, as ma'am discussed that posture and the movement is affected most into the Parkinson's patients and the gait. So apart from the gait training, you can add the visual cue, that is floor marking, laser light devices, contrasting color to guide the steps, so that can prevent the short shuffling gait or the freezing episode for the patient. You can add the auditory cues like use the metronome, rhythmic music, clapping to maintain the pace and rhythm of these steps. You can add the tactile cueing, that is gentle tapping or vibration devices to overcome the foot placement. Next, treatment management and exercises. In that you can add the relaxation exercises to the patient depending upon the part involved. You can use the general relaxation technique, that is Jacobson or the Mitchell relaxation technique, or if the local part is involved, you can use the local relaxation technique to the patients. Strengthening exercises target the stabilizer muscle to enhance the control. Here in that case, you can use the close kinematic exercises. So that close kinematic exercises provide what? Weight bearing to that part. Weight bearing leads to what? Proprioceptive activation and thereby reducing the tremor and improving the strength of stabilizing muscle. Fine motor training should be given to the patient. In that you can include the writing, buttoning or using the therapeutic so that fine motor activity can be promoted. Balance and postural training, as physiotherapists know that before movement you should target what? Posture. Okay, if the posture is corrected, the movement can become more efficient. In Parkinson's patient, what happened? There is a stoop posture of the patient. Because of that, the center of gravity will fall out of the base of support, and that leads to what? Fear of fall into the patient. So postural correction should be given priority. For that you can make the patient aware about the posture. For that you can give the mirror. In front of the mirror you can ask the patient to keep corrected posture. Apart from that you can give chest expansion exercises. So that will lead to what? Correction of the posture. Along with that it will help into the cardiorespiratory fitness also. Dynamic balance, starting with the static balance, progressive towards the dynamic balance training should be provided to the patient. In that you can use the single leg stance or weight shifting activities for the patient. You can progress towards the Bosu ball exercises, stability trainer depending upon the patient's capabilities. Dual task training, as we see that there is a slowing of the movement, confusion is there. So to overcome that thing, you can add the dual task training. In that, it is what? The motor and cognitive tasks both are combined. Okay, so give patient one task and ask the patient certain questions. So it diverts the patient attention and thereby help into this confusion state of the patient. Example, walking while counting backwards or carrying objects, shifting the objects. Aerobic and endurance training. Simple aerobic exercises also can be given to the patient. You can give cycling, treadmill walking, swimming to enhance the cardiovascular fitness and reduce the
fatigue level into the patient. Functional task training, very important. The role of physiotherapy is what? Making the patient functionally independent. Okay, so ask the patient the functional activity that he or she is doing, adjust your exercises accordingly and provide that functional task. Practice of the daily tasks like raising from the chair, turning, stair climbing, and make them independent into their functional activities. Next. Use of technology and devices. Nowadays, the advanced technology are available that can help the patient to maintain the posture and maintain the gait of the patient. Virtual reality training, in that there is a two-phase, immersive and non-immersive. This technique provides the artificial environment for the patients and help the patient to overcome the gait difficulty and the postural correction. And balance training. Certain relaxation and mind-body technique like the yoga, tai chi and pilates that combinedly help to improve the flexibility, strength and making the body more relaxed. So you can use this technique also. Group therapy, very much important to make the patient socially active. You can give social and group-based exercise to foster the motivation and adherence. Certain home-based exercises, it is a lifelong process. So you can give certain exercises which is simple to the patient that can patient do at the home. Next. जागृति मैडम ने आपने को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। एक तो प्रिंसिपल बिग एंड लाउड आवाज़ के लिए यानी प्रैक्टिस करो बोलने की, और बिग कसरत के लिए उसके लिए सभी स्नायुओं की कसरत करो, वेट के साथ करो, स्विमिंग भी कर सकते हो, ट्रेडमिल पे भी चल सकते हो, इवन साइकिलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और रिलैक्सेशन आप योगाज या बाकी कोई भी मेथड से कर सकते हो। ट्रेमर्स के पेशेंट को मेरे को लगता है रिलैक्सेशन या ट्रेमर कंट्रोल करने के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोलो या बाकी कोई घर में काम करके भी, या बाकी ऐसे टेक्निक सीखना है तो फिजियोथेरापी से आप सीख सकते हो। चलने के लिए काफ़ी बार घर में अगर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम बहुत आ रही है तो विजुअल क्लूज़ रख सकते हो, जैसे लाइनिंग, कलर्ड ए करके। और आपके घर में आप वापस सब काम कैसे कर सकते हो वो सिखाना और सिखाना भी फिजियोथेरापिस्ट का ही काम है। और मेरी ओर से तो एक ही एडवाइस है, कीप मूविंग। थैंक यू।